नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज होगा यहाँ पे लेक्चर 6 प्रश्न नावली 4.1 का जो है चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का लेक्चर 6। इसमें आज आपको प्रश्न संख्या 2 सोल्व कराया जाएगा। मतलब प्रश्न संख्या 2 में यहाँ पे 4 पार्ट्स दिए गए हैं। चारों के चारों पार्ट्स आज के इस लेक्चर 6 में आप लोगों को क्लियर करा दिए जाएंगे। देखिएगा क्या कहता है प्रश्न संख्या 2 में। कहता है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। फर्स्ट स्थिति यानी फर्स्ट पार्ट इसका दे दिया गया है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, या फिर मीटर स्क्वायर को यहाँ पे वर्ग मीटर भी बोलते हैं। ठीक है। क्षेत्र की लंबाई जो है मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? आप लोगों को पता है कि जब हमारा द्विघात समीकरण बन जाता है तो हम वहां से आसानी से x के मूल ज्ञात कर लेंगे। जो x का मूल होगा उससे हमारी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। लेकिन हमको यहाँ पे मेन काम करना क्या है मेरे भाई? मेन काम करना है इन स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना। केवल इन स्थितियों को द्विघात समीकरण बना के ये चेक करना है कि हमारे द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। क्लियर? चलिएगा करते हैं अब हम आज के लेक्चर 6 की शुरुआत। क्या दिया गया है? आयताकार भूखंड दे दिया है, पूछा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई क्वेश्चन की शुरुआत देखिए कहां से करनी है। जिसकी दुगुनी या तिगुनी कह रहा है उसी को आप लोग लेट कर लीजिएगा। कहने का मतलब है, देखिएगा क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। किसके 2 गुने से है 1 अधिक मेरे भाई? आप बोलोगे भैया यहाँ पे चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो क्या करिएगा इस चौड़ाई को मान लीजिए आप। ठीक है, माना, ध्यान से समझते हुए चलना है भाई। माना भूखंड की चौड़ाई हम इसी को मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? x मीटर, क्योंकि मीटर में बात चली हुई है। और लंबाई यहाँ पे हो जाएगी कितनी? इसने कहा है, देखिएगा ध्यान से, लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से। चौड़ाई कितना है? x है। x का 2 गुना, 2 गुने से कहा है ना, x का 2 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई? हो जाएगा 2x। 2 गुने से 1 अधिक है यानी 2x प्लस 1 मीटर हो जाएगी हमारी लंबाई। क्लियर है भाई? इसी का दुगना और इससे 1 अधिक है क्या? लंबाई। क्लियर है? अब चलिएगा प्रश्न की शर्त से हम यहाँ पे वर्क करेंगे। प्रश्न की शर्त से मेरे भाई लैंग्वेज को पकड़ना सीख जाइए। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? कहने का मतलब है जो आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है मेरे भाई लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट आयत का क्षेत्रफल हमको दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर इकाई होती है। लंबाई कितना है? लंबाई है मेरे भाई 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई है यहाँ पे x। ठीक है, करिएगा इसको। x का गुणा 2x में करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 हो जाएगा मेरे भाई x इक्वल्स टू 528। क्लियर है? दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा अब 2x स्क्वायर प्लस x। 528 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 528 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 है, दैट इज a का मतलब क्या है? x स्क्वायर का गुणा। x स्क्वायर का गुणा कितना है मेरे भाई? 2 है। दैट इज 2 इज नॉट इक्वल टू 0। 2 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। क्लियर है? और ये चीजों को हमको देखना होता है कि भाई हमारा जो समीकरण आया है ये तो हमको मेन चीज चाहिए, क्योंकि निर्देश स्पष्ट रूप से दिया गया है कि दी गई स्थिति को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है। समझ आई बात? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 इक्वल्स टू 0, जो कि मानक
मानक द्विघात समीकरण, मानक द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है। क्लियर है? के रूप का है। अतः यहाँ पे दिया गया है स्थिति, तो इसी में हम चेंज कर देंगे। किस तरीके से देखिएगा, अतः दी गई स्थिति, अतः दी गई स्थिति अभिष्ट, अभिष्ट, अभिष्ट द्विघात, अभिष्ट का मतलब होता है जो हमारा मेन द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। अभिष्ट द्विघात समीकरण में व्यक्त है। क्लियर है मेरे भाई? ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। आप लोगों को क्या देखना है, आप लोगों को जो ये लैंग्वेज है ना, क्वेश्चन में किस प्रकार से पूछा गया वो आप पकड़ लीजिए। यहाँ पे कहा गया है कि नीचे दी गई स्थिति को आप द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिएगा। तो हम क्या देखते हैं, स्थिति का जिक्र किया गया है, तो ये क्या है, दी गई स्थिति तो है ना हमारे पास में, हम यहाँ पे लिख देंगे अतः दी गई स्थिति अभिष्ट द्विघात समीकरण में व्यक्त है। क्यों है? क्योंकि ये जो हमारा द्विघात समीकरण आया है ना, ये इसके रूप का है। अतः ये जो स्थिति है ये इसमें व्यक्त होगी या फिर नहीं होगी, बताइएगा, बताओ। अगर यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बताइएगा एक बार। चलिएगा, करिएगा आप इसको नोट, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट इसका सेकंड कंडीशन इसका आप लोगों के समक्ष रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट स्थिति देखते हैं। कहा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है मेरे भाई। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है वो आप लोगों को जब हमने लेक्चर 4 कराया था उसमें आप लोगों को हर एक चीज दिखाई गई है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं इसी चीज को सोल्व, करते हैं इसका समाधान, ठीक है। माना दो क्रमागत, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक जो है वे x व x प्लस 1 है, ठीक है। x व x प्लस 1, यहाँ पे दो धन पूर्णांक हमने ले लिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम यहाँ पे वर्क करें। कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 306 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया गया है, ये दिया गया है 306। समझ आए मेरे भाई बात? कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 306 है। हमारे पास क्रमागत धन पूर्णांक है x व x प्लस 1, इन दोनों का गुणनफल x इंटू x प्लस 1 है हमारे पास में 306। क्लियर? x का गुणा इस ब्रैकेट में करिएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस x माइनस का 306 बराबर में 0। देखिएगा ध्यान से, द्विघात समीकरण की फॉर्म हमारी आ चुकी है, जहां a is not equal to 0, that is 1 is not equal to 0। क्लियर? चूंकि ये है मानक द्विघात समीकरण, चूंकि यह मानक द्विघात समीकरण जो होता है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 है, के रूप में है, ठीक है। ये इसकी फॉर्म में है। अतः दी गई
स्थिति, अतः दी गई स्थिति, ये स्थिति यानी इससे ही तो हमारा ये आया है ना, अतः दी गई स्थिति अभीष्ट, यानी हमारी जो मेन द्विघात समीकरण है अभीष्ट द्विघात समीकरण में व्यक्त है। ठीक है, ये हो जाएगा इस सेकंड स्थिति का समाधान। ठीक है ना, द्विघात समीकरण बनाइए और लास्ट में लैंग्वेज लिख दीजिए। द्विघात समीकरण बनाइए, लास्ट में लैंग्वेज लिख दीजिए। हर एक स्थिति में यही काम करना है। दो स्थिति तो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है भाई, बचता है दो और, उनको भी देख लेते हैं। आप एक बार इसको नोट करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट कंडीशन स्थिति देखते हैं कि हमको क्या दिया गया है, कहाँ पे हमको उलझाने का काम किया है इसने। चलिएगा देखिएगा, थर्ड कंडीशन यानी थर्ड स्थिति यहाँ पे दिया गया, थर्ड पार्ट है यहाँ पे। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, इनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना है, 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, जो रोहन है उसकी आप वर्तमान आयु मान लीजिए। चलिएगा इसको आप स्टेप बाय स्टेप कराएंगे। माना, ध्यान से आप लोगों को समझते हुए चलना है। माना रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है, हमने मान लिया कि जो रोहन है उसकी वर्तमान आयु x वर्ष है, तब माँ की आयु, तब माँ की आयु, जो रोहन है उसकी माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष, क्योंकि रोहन से इसकी माता 26 वर्ष बड़ी है, तथा 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, यानी भविष्य में जो इनकी आयु होगी उसके बारे में जिक्र है। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु कितना है, x वर्ष, 3 वर्ष बाद ये हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष, बढ़ेगी ना 3 वर्ष के बाद। ठीक है, अब 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद यानी पश्चात यहाँ पे दिया गया है तो यही यूज करेंगे। 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, माता जी की आयु भी तो 3 वर्ष बढ़ेगी, और यहाँ पे माता जी की आयु है x प्लस 26, 3 वर्ष ये और बढ़ जाती है 3 वर्ष के बाद में। ठीक है ना, दैट इज अब ये हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। क्लियर है? प्रश्न को देखते हैं क्या बोलता है। अब प्रश्न की शर्त से, ठीक है ना, कहता है इनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद दोनों की आयु हमारे पास है, तो इन दोनों को आप गुणनफल कर दीजिएगा। ठीक है ना, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर में कितना है, 360 हमको दिया गया है। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा मेरे भाई x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 का गुणा 29 में हो जाएगा 87 इक्वल्स टू 360। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा 32x प्लस 87 माइनस का 360 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा मेरे भाई x स्क्वायर प्लस 32x माइनस, देखिएगा 360 से आप 87 घटाइए तो कितना बचेगा, ये बचेगा अलग। आप इसको घटा सकते हो, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि भाई बच्चों की तरह घटा रहे हैं। ठीक है ना, बस क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। 6 से 10 की ढाई लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 7 जाएगा मेरे भाई, बचेगा यहाँ पे 3, यहाँ पे बचेगा कितना 5, 3 से फिर 5 के पास में 10 की ढाई जाएगी, ये हो जाएगा 15, 15 से 8 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा 2, यानी ये आ जाएगा 273। कितना आ जाएगा 273। ठीक है ना, 273 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? जहां जहां a इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, दैट इज 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर? चूंकि
चूंकि ये है मानक, चूंकि ये है मानक द्विघात, मानक द्विघात समीकरण हमारे पास में होती है भैया dx² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है, के रूप में है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर? अतः दी गई स्थिति अभिष्ट द्विघात समीकरण में व्यक्त है। क्लियर है मेरे भाई? ये हो जाएगा इसका आंसर। इसमें कहा गया है ना कि निम्न द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, तो यह हो जाएगा इसका द्विघात समीकरण। क्लियर है? करिएगा आप इसको नोट, फिर यहाँ पे लास्ट इसका पार्ट सोल्व कराएंगे जो होगा पार्ट 4। चलिएगा लास्ट पार्ट यहाँ पे दिया गया, लास्ट समस्या है, लास्ट स्थिति है। एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। चलिएगा बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है ना। यदि इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करनी है? चाल ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा लैंग्वेज के पकड़ को आपको काम करना होगा, ठीक है ना। चाल आप इसमें मान लीजिए, माना, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल हमको बतानी है, तो ये हो जाएगा माना रेलगाड़ी की जो चाल है मेरे भाई वो हो जाती है हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिएगा बट ठीक है। अब रेलगाड़ी जो दूरी तय करती है वो कितना है? 480 है ना, तो लिखिएगा इसको भी। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है? 480 किलोमीटर। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे कह रहा है समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो देखिए मेरे भाई, चाल है और दूरी है, तो क्या चाहिए? सबसे पहले आप समय ज्ञात कर लीजिए, ठीक है ना। अतः है तो समय हो जाएगा, वो हो जाएगा अतः रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया जो समय होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि चाल बराबर दूरी बटे में समय, ठीक है ना। अभी हमको क्या चाहिए? अभी हमको चाहिए समय, तो समय को आप रिप्लेस कर दीजिए चाल की जगह, और चाल को रिप्लेस कर दीजिए समय की जगह, तो ये हो जाएगा मेरे भाई दूरी बटे में चाल, ठीक है ना। दूरी बटे में चाल। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा। अब ये हो जाएगा, दूरी कितना है? दूरी है मेरे भाई 480 किलोमीटर और चाल है मेरे भाई x किलोमीटर। क्लियर? और देखिएगा जो 480 है वो है दूरी, दूरी यहाँ पे दिया गया है किलोमीटर में, ठीक है ना। और समय और चाल दिया गया है x किलोमीटर में। x तो हमारे पास में है, इसका मात्रक यहाँ पे दिया गया है किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। इस किलोमीटर से इसको काट देंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा मेरे भाई, घंटा चला जाएगा ऊपर घूम के, ये आ जाएगा 480 अपॉन में x घंटा, ठीक है ना। ये यूनिट से यूनिट इस तरीके से खत्म होती है। यहाँ पे आ गया है ये समय। क्लियर? अब देखिएगा इसमें कहा गया यदि इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, ठीक है। चलिएगा, यदि चाल 8 किलोमीटर
प्रति घंटा कम होती तब चाल, क्योंकि इसमें कहा गया है कि चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तब चाल क्या हो जाती है, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो मेरे भाई ये हो जाती x माइनस का 8 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आई बात। तब समय का अगर हम यहाँ पे जिक्र करें तो कितना हो जाता, दूरी बटे में क्या चाल, दूरी कितना है, दूरी है मेरे भाई 480, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक ले, यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल कम हो जाती है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 480 बटे में x माइनस का 8 घंटा। ठीक है, घंटा चलिएगा पूरा ही लिख लीजिएगा आप इसको यहाँ पे। अब प्रश्न की शर्त से देखिए भैया इसमें हम काम करेंगे, ठीक है ना, प्रश्न की शर्त से, क्योंकि प्रश्न ने जो बाउंडेशन हमारे ऊपर लगा रखी है उसको भी ध्यान रखना है। अब इसको एक बार और ध्यान से पढ़िएगा। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। चलिएगा भाई यहाँ तक समाधान हमने कर लिया है। यदि इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। रेलगाड़ी की जो चाल है वो ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे नाम मात्र इसका औपचारिकता है क्वेश्चंस का, क्योंकि क्वेश्चंस लगभग सारा हल हो चुका है। देखिएगा, जब 8 घंटे कम लेती है, जब 8 घंटे किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है कम होती है तो 3 घंटे अधिक लेती है। दैट इज, इसका कहने का मतलब है अगर चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तब चाल क्या होती है x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेती है मेरे भाई 480 बटे में x माइनस 8, यानी कि इस समय में से आप किसको घटाइएगा, इसको घटा दीजिए और इक्वल रख दीजिएगा 3 के। ठीक है, दैट इज ये हो जाएगा मेरे भाई 480 बटे में x माइनस का 8 माइनस 480 बटे में x इक्वल्स टू 3, क्योंकि ये कंडीशन हमसे कहा गया है। ठीक है ना, अब इसको आप सॉल्व करिएगा। देखिएगा यहाँ पे आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई x इंटू एक्स माइनस 8, x माइनस 8 से x माइनस 8 कटेगा तो बचेगा कितना, x x का गुना 480 में, तो ये हो जाएगा 480 x माइनस x से x कटेगा, x माइनस 8 बचेगा, x माइनस 8 का गुना 480 में कर दीजिए, दैट इज ये हो जाएगा 480 इंटू x माइनस का 8। क्लियर, इक्वल्स टू ये आ जाएगा मेरे भाई 3। ठीक है ना, अब क्या करिएगा, यहाँ से आप 480 कॉमन करिएगा। ठीक है ना, 480 जब आप यहाँ से कॉमन करोगे तो अंदर बचेगा x माइनस x प्लस का 8, और इस x इंटू एक्स माइनस 8 की गुणा आप इसमें कर दीजिए 3 में, यानी ये हो जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस का 8। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा इस x से तो x कट जाएगा, 3 से 480 को मारेंगे तो कितने में जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक्के 18 और 0 एज इट इज। ठीक है ना, यानी 160 यहाँ पे बन जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए ये मिलेगा हमको, दिस इंप्लाइज दैट, एक बार इसका रिजल्ट आप यहाँ पे एज इट इज रख लीजिए, 160 गुणे में 8 बचेगा। ठीक है ना, 180 160 गुणा 8 ही तो बचेगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा मेरे भाई राइट साइड में x इंटू एक्स माइनस 8। क्लियर, दिस इंप्लाइज दैट x का गुणा x माइनस 8 में करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x, 16 8 128 होता है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 128 यानी 0 एज इट इज। ठीक है ना, चलिएगा, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा अब x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 इक्वल्स टू 0, जहां a इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, दैट इज 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, चूंकि यह है मानक, चूंकि यह है मानक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के
रूप में है जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर है। अतः दी गई स्थिति अभिष्ट द्विघात समीकरण में व्यक्त है। क्लियर है मेरे भाई। तो इसका द्विघात समीकरण का जो रूप हो जाएगा स्थिति का, वो हो जाएगा ये। क्लियर है। करिएगा आप इसको नोट या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिएगा, तो आप लोगों ने देखा है यहाँ पे जो हमारा आज का लेक्चर 6 था, जिसमें आप लोगों को प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 2 के जितने भी पार्ट से यहाँ पे कंप्लीट करा दिए गए हैं, और इसी के साथ हमारे प्रश्नावली 4.1 होता है कंप्लीट। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करते हैं कि ये आपको लेक्चर 6 प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के इस लेक्चर 6 में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 7 में प्रश्नावली 4.2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।